हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में 7 साल बाद का पहला भाग। 7 साल बाद। कथानक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, चित्रांकन जगदीश पंकज। पुनर्जन्म। यह शब्द अभी तक एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। शरीर के मिट्टी में मिल जाने के बाद आत्मा कहां चली जाती है, कोई नहीं जानता। लेकिन कभी कभी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि भगवान के इन चमत्कारों को नमस्कार करना ही पड़ता है। सर्दियों की एक सुबह प्राणनाथ टंडन का आलीशान बंगला एक बच्ची की चीख से गूंज उठा। 7 वर्षीय बच्ची दीपा सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई। मम्मी। दूसरे ही पल वहां हड़कंप समझ गया। अरे क्या हुआ दीपा, क्या हुआ। दीपा की चीख, उफ, वह सीढ़ियों से गिर पड़ी है। हाय दीपा, मेरी बच्ची। आनन फानन ही प्राण साहब और उनकी पत्नी दिव्या सीढ़ियां उतरकर दीपा के निकट जा पहुंचे और मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे। अरे कोई डॉक्टर को फोन क्यों नहीं करता। हे भगवान, इसके तो माथे पर चोट लगी है। फिर कुछ ही देर बाद, घबराइए नहीं, मैंने जांच कर ली है, सिर पर मामूली सी चोट है। इस इंजेक्शन के बाद इसे केवल 15 मिनट में होश आ जाएगा। 12 मिनट पश्चात, मेरी बच्ची। इसे होश आ रहा है। दीपा ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई, और आप लोग कौन हैं। दीपा ने विस्फोट सा किया। दिव्या की आंखें फैलती चली गई। दीपा, मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया। मैं तेरी मम्मी हूं बेटे। दीपा, मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं। मेरा नाम तो सोनू है। आप मुझे दीपा क्यों पुकार रही हैं, और आप मेरी मम्मी कैसे हो गई। क्या मैं अपनी मम्मी को नहीं पहचानती, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समय हूं कहां पर। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। धाक। ओ डॉक्टर साहब, तो क्या आपने ही मेरा इलाज किया है। हाँ 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 बेटी। अब मैं कैसी हूँ डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। आ इंजेक्शन लगते ही दीपा चकराकर गिरने को हुई। ओह डॉक्टर, ये आपने मुझे कैसा इंजेक्शन। दीपा को वापस लेटाने के बाद चकराए से खड़े प्राण ने पूछा, डॉक्टर ये सब क्या है। दीपा को क्या हुआ है, वह हमें क्यों नहीं पहचान रही। न जाने मेरी बिटिया को क्या हो गया। डॉक्टर आप कुछ कहते क्यों नहीं। अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मुझे लगता है कि सिर पर चोट लगने के कारण आपकी बेटी अपनी याददाश्त खो बैठी है, और शायद उसे अपने पुनर्जन्म की बातें याद हो आई हैं। पुनर्जन्म की। हाँ, पिछले जन्म में उसका नाम सोनू हो सकता है। तो क्या अब हमारी बेटी। यह बस भगवान का चमत्कार है प्राण साहब। हो सकता है इस बार होश में आने पर वह सोनू को भूल चुकी हो, या नहीं भी हो सकता है। उस अवस्था में यह आपको अपने मम्मी पापा मानने से इनकार कर सकती है। फिर वही हुआ जिसका डर था। होश में आती दीपा चीख पड़ी, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ाइए। मेरी मम्मी रो रो कर अपनी आंखें सुजा बैठी होंगी। प्लीज अंकल, मुझे घर पहुंचा दीजिए। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। उफ मेरी बच्ची, अब हम तुझे कैसे समझाएं कि तेरे मम्मी पापा हम हैं। हाँ बेटी, यही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। बेटी। यह सुनते ही वह बिफरी हुई शेरनी के समान गरज पड़ी। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। क्या मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं पहचानती। मैं आपको वार्न करती हूँ, अगर आपने मुझे मेरे घर ना जाने दिया तो मैं पुलिस को सूचित करूंगी। पुलिस। इसे फिर इंजेक्शन देना होगा। ओ डॉक्टर, तुम फिर मुझे बेहोश करना चाहते हो। लेकिन नहीं, अब मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। मैं चिल्लाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे कैदी बना दिया है। बचाओ। उफ, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। हरिया, ऐसे पकड़ो कोई। बचाओ बचाओ। हरिया पकड़ो उसे, वह भाग रही है। दीपा, मेरी बच्ची, रुक जा बेटी। हवलदार, जीप रोको। यस सर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे कैदी बनाए हुए हैं, मुझे घर नहीं जाने देते। ओह, ये सब क्या हो रहा है मिस्टर। आप इस बच्ची को जबरदस्ती क्यों रोकना चाहते हैं। आई एम नॉट अ चाइल्ड इंस्पेक्टर। आई एम ऑफ आई एम ऑफ 20। मेरी बच्ची। प्राण उलझन भरे स्वर में बोला, इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये मेरी बच्ची है दीपा, लेकिन अचानक ये 20 वर्षीय सोनू बन गई है। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। क्या, लेकिन यह कैसे हो सकता है। आज के युग में हर बात संभव है इंस्पेक्टर। क्या तुम बता सकते हो कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। नहीं बता सकते ना। लेकिन जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वे इस बात को मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मस्तिष्क अवचेतन हो जाता है। नए शरीर के साथ मस्तिष्क में नई यादें बनने लगती हैं। यह जीता जागता उदाहरण देख लो इंस्पेक्टर। सिर पर चोट लगने की वजह से इसका पुनर्जन्म का अवचेतन मस्तिष्क पुनः सक्रिय उठा है, और यह अपने इस जन्म की बातें व सभी रिश्ते नाते भूल चुकी है। अगर ऐसा है तो ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, यह भी तो हमें मालूम करना होगा। हमें सोनू के घर का पता लगाना होगा। क्यों सोनू, क्या तुम्हें अपने घर का पता याद है। अपने घर का पता मैं क्यों भूल जाऊंगी।
मैं सेठ दीनानाथ की इकलौती पुत्री हूँ और पिताजी का पता बताने की शायद अब मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं रही होगी। सेठ दीनानाथ? ओह माय गॉड! सेठ दीनानाथ की बेटी तो कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। आप लोग मेरे साथ चलिए। सेठ दीनानाथ इस शहर के रईसों में गिने जाते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। ओह इंस्पेक्टर, अगर आप वक्त पर ना आया आ जाते तो ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते। सेठ दीनानाथ के बंगले पर पापा, मम्मी। सेठ दीनानाथ और उनकी पत्नी सुलोचना के हाथों से निवाले छूटकर गिर पड़े। इंस्पेक्टर, कौन है ये लोग और ये बच्ची? अरे ये क्या? इससे पहले कि सेठ को उसके सवालों का जवाब मिल पाता, मम्मी पापा, आपने मेरी तस्वीर पे ये फूलों की माला क्यों चढ़ा रखी है? ओ समझी, शायद आपने एक्सीडेंट में मुझे मरा समझ लिया है। चलिए इस माला को उतार फेंकिए, मैं तो जिंदा हूँ। मम्मी, अपनी सोनू का अभी आपकी सोनू अभी जिंदा है। सोनू? अरे बंसी काका, आपने सुना नहीं क्या? हाँ 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 सोनू बिटिया, हम अभी उतार देते हैं। ओह, इसने ना केवल अपनी तस्वीर को ही पहचान लिया है बल्कि नौकर को भी पहचान लिया है। और पापा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मेरे इस बर्थडे पर मुझे नई कार दिलाने का प्रॉमिस किया था। कहाँ है मेरी कार? क्या आप भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है? उफ, हे भगवान, ये तो सोनू बोल रही है। सोनू, मेरी बच्ची। नन्ही दीपा की हरकतें देखकर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की खोपड़ी जाम होकर रह गई थी। बुद्ध से बने इंस्पेक्टर ने कहा, मिसेस दीनानाथ, प्लीज आप जरा सोनू को इसके कमरे में ले जाइए, मुझे मिस्टर दीनानाथ से कुछ पूछना है। वाह, मैं क्या बच्ची हूँ? मैं अपने कमरे में खुद जा सकती हूँ। दीपा के चले जाने के बाद, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? कौन है ये लोग? और ये बच्ची जो खुद को सोनू बताती है? उफ, मेरा तो दिमाग चक्कर आ गया है। मैं आपको पूरी बात तफसील से बताता हूँ सेठ साहब। इंस्पेक्टर ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर बोला, क्या उस दिन सोनू का बर्थडे था जिस दिन वह कार एक्सीडेंट में? यस इंस्पेक्टर, हमारी इकलौती बेटी थी सोनू। शायद उसकी अतृप्त कामनाओं ने ही उसे दोबारा दीपा के रूप में हमारे पास भेज दिया है। सहसा प्राण साहब भर रहा है स्वर में कह उठे, तो क्या अब हमें हमारी बेटी कभी नहीं मिल सकेगी? नहीं, मैं अपनी बेटी दीपा के बिना जिंदा नहीं रह सकती। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? डॉक्टर बोला, अब ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि वैसी ही किसी चोर से दीपा की अपने इस जन्म की यादें वापस न लौट आए। और यह बात कुदरत पर निर्भर करती है कि ये कब तक सोनू बनी रहे। और अगले दिन दीपा के सोनू बन जाने की खबरें विभिन्न समाचार पत्रों में खूब विस्तृत रूप से छापी गई थी। पुनर्जन्म, अद्भुत करिश्मा, 7 वर्षीय दीपा एक्सीडेंट के बाद 20 वर्षीय सोनू बन गई। साय समाचार, 7 वर्षीय दीपा जो अपने को 20 वर्षीय सोनू बताती है, पुनर्जन्म की विचित्र घटना। कुदरत के इस चमत्कार पर जहां प्राणनाथ टंडन और उनकी पत्नी दिव्या बुरी तरह दंग थे, वहीं इंस्पेक्टर रवि कौशिक सोनू एक्सीडेंट की फाइल ढूंढने में लगा हुआ था। उस फाइल का मिलना बेहद आवश्यक है। शायद कोई नई बात पता चले, कोई ऐसी बात जिससे इस पुनर्जन्म का रहस्य खुल सके। सर, ये रही सोनू की फाइल। ओह वेरी गुड। बड़ी बेसब्री के साथ इंस्पेक्टर कौशिक उस फाइल को पढ़ने लगे। ओह, तो एक्सीडेंट से पूर्व वो यहाँ गई हो सकती है। ओह यस, मुझे इसी वक्त सेठ दीनानाथ से मिलना पड़ेगा। हवलदार दम बहादुर, जीप बाहर निकालो, मैं एक फ़ोन करके पहुंचता हूँ। यस सर। उधर सेठ दीनानाथ, ईश्वर के लीला अपरंपार है सुलोचना। देखो, उसने सोनू को किस रूप में हमसे छीना और किस रूप में हमें लौटाया। उसके रंग हजार हैं स्वामी, लेकिन डरती हूं कि कहीं वह सोनू को फिर हमसे न छीन ले। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं सुलोचना, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं किसी भी कीमत पर दीपा के माँ बाप को इस बात के लिए तैयार कर लूंगा कि दीपा अब हमारी सोनू ही बनी रहे। तभी फोन की घंटी बज उठी। क्रिं क्रिं। ओह, शायद इंस्पेक्टर कौशिक का फोन होगा, मैं देखता हूँ। हेलो। ओह आप? जी हाँ सेठ जी। दरअसल मैंने आपको फ़ोन ये बताने के लिए किया है कि अगर सोनू घर पर ही है तो उसे कहीं भी बाहर जाने से रोके रखें। मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। जी जी जी, आपके आने तक सोनू कहीं नहीं जाएगी। संबंध विच्छेद हो गया। किसका फ़ोन था पापा? इंस्पेक्टर कौशिक का, वे तुमसे मिलने आ रहे हैं। यह सुनते ही दीपा कुछ बेचैन हो उठी। लेकिन पापा, मुझे तो इसी समय किसी से मिलने जाना है। बेटी, तुम कुछ देर बाद भी तो जा सकती हो। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटी। ओ पापा, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। सोनू, तुम अपने पापा का आदेश कब से टालने लगी? चलो ऊपर जाओ। बेचैनी की अवस्था में दीपा वापस सीढ़ियां चढ़ गई। मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे वहां पहुंचना ही होगा। और फिर कुछ ही देर बाद, आइए इंस्पेक्टर साहब, सोनू ऊपर है। ओह, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सबको एक झटका सा लगा। अरे कहाँ गई सोनू? सोनू! सोनू इस रास्ते से जा चुकी है सेठ साहब। उफ, ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बच्ची इस प्रकार जान का खतरा उठाकर? उफ नहीं, आप भूल रहे हैं सेठ साहब कि वह उम्र में 7 वर्षीय बच्ची अवश्य है, लेकिन उसके भीतर दिमाग इस समय 20 वर्षीय परिपक्व सोनू का है। लेकिन वह इस प्रकार जा कहाँ सकती है?
पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सोचकर बताइए कि सोनू अपने बर्थडे से पूर्व कहाँ गई थी। बर्थडे पर? कुछ याद नहीं आ रहा। याद करना होगा सेठ जी। शायद जाते हुए उसने कुछ कहा हो, किसी का नाम लिया हो, किसी दोस्त का, किसी सहेली का। माँ, मैं अभी आई। अरे मगर मेहमान आ चुके हैं, तो इस वक्त कहाँ जा रही है? अपनी एक बहुत पुरानी कॉलेज की सहेली कंचन, नहीं नीलम से मिलने, जो कल कल बाहर से लौटी है। लेकिन इस वक्त मेहमान क्या सोचेंगे बेटी? आप फिक्र मत करें मम्मी, मैं उसे साथ लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे मगर सुन तो। वह नीलम या कंचन से मिलने गई थी इंस्पेक्टर साहब। नीलम, कंचन, ओह गुड। क्या उस वक्त आपने उसकी आंखों में कुछ बेचैनी या चेहरे पर कोई परेशानी नोट की थी? शायद की थी। वह मुझसे बात करते हुए हड़बड़ा रही थी। एक सवाल और, क्या सोनू ड्रग एडिक्ट थी? जी हाँ। हमें यह बात उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चली थी। लेकिन आप इस पूछताछ से साबित क्या करना चाहते हैं? अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी लड़की बर्थडे पार्टी से पूर्व ड्रग्स हासिल करने ही गई थी। और मुझे डर है कि सोनू फिर वहीं जाने का प्रयत्न न करे, क्योंकि उसकी सोच के अनुसार वह ड्रग्स के बिना जीवित नहीं रह सकती। जबकि मासूम दीपा का शरीर खतरनाक ड्रग की उत्तेजना शायद सह ना पाए। हमें उस नीलम या कंचन को खोजना होगा, या सोनू के किसी ऐसे दोस्त को जो उसके बेहद निकट रहा हो। तो फिर जल्दी करो, मेरी बच्ची का पता लगाओ इंस्पेक्टर, कहीं वो किन्हीं बदमाशों के हाथ ना लग जाए। मेरा नाम नीलम है। नीलम? ओ तुम्हारी तो हमें तलाश थी। हमें तुमसे कुछ पूछना है। इंस्पेक्टर का प्रश्न सुनकर नीलम गंभीर हो उठी। फिर बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये बात सही है कि सोनू मेरी फास्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसकी दुखद मौत से 2 माह पूर्व ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी। बर्थडे पर नहीं। ओह, क्या तुम कंचन नाम की किसी लड़की को जानती हो? कंचन? उसे कौन नहीं जानता। कॉलेज की सबसे बदनाम लड़की थी वो। सुना है वो स्टूडेंट को ड्रग्स सप्लाई किया करती थी। ओह, शायद इसलिए कंचन का नाम सोनू अपने होठों पर नहीं लाना चाहती थी। जबकि बर्थडे पर सोनू गई कंचन के पास थी। तभी हमें तुरंत कंचन का पता लगाना होगा। उधर दीपा और सोनू शानदार होटल कंचन गार्गी के सामने खड़ी थी। अरे, ये रातों रात छोटा सा गार्गी क्लब इतने बड़े होटल में कैसे बदल गया? कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई? 666 ई पार्क स्ट्रीट। लेकिन पता तो वही है, 666 ई पार्क स्ट्रीट, केवल इमारत बदल गई है। अंदर चलकर पता करती हूँ। सुनिए मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ कि रातों रात यहाँ बिल्डिंग किस जादू के बल पर खड़ी हो गई? और यहाँ जो गार्गी क्लब था वह कहाँ गया? उसका मालिक गार्गी मेरा दोस्त है, मैं कंचन की सहेली हूँ। आश्चर्य है, एक छोटी सी बच्ची ऐसे बातें कर रही है मानो कोई जवान एजुकेटेड लड़की हो। देखो बेटी, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटी? क्या मैं आपको बेटी ऐसी दिख रही हूँ? नॉनसेंस। मुझे मिस्टर गार्गी से मिलना है इसी वक्त, और उस कमीनी कंचन से भी। जब तक मैं उन दोनों का मुंह नहीं नोच लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहाँ है वे दोनों? बताओ, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। पुलिस? क्या बात है मधु, कौन है ये लड़की? पता नहीं सर, ये गार्गी कंचन। अचानक दीपा पागलों की तरह कंचन पर झपट पड़ी। कमीनी कुतिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, नशे का गुलाम बना दिया तूने मुझे। और अब जबकि मेरे खून के कण कण में स्मैक घुल चुकी है, तू मुझे स्मैक देने के लिए शर्त रखने लगी है। मुझे भी अपनी तरह ड्रग सप्लायर बनाना चाहती है, ताकि कई और मासूम लोगों का खून भी जहर बन जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम सबकी पोल खोल दूंगी। गार्गी कुत्ते, तूने मेरी कार का ब्रेक फेल किया था ताकि मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। जाओ सोनू, मैं तुम्हें स्मैक जरूर दूंगा, लेकिन पहले इस कार को होटल लग्जर तक पहुंचाया हो। लेकिन गार्गी, उफ, मेरा दम घुट रहा है। मैं अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर आई हूँ। तुम पहले मुझे स्मैक दे दो, फिर जो कहोगे मैं कर दूंगी। तड़पती हुई मैं तेरा हर आदेश मानने को मजबूर थी। हा, देखा कंचन, सोनू भागी हो गई थी और कभी भी हमारी पोल खोल सकती थी। इसलिए मैंने उसकी कार के ब्रेक फेल करके पूरा इंतजाम कर दिया है। यू आर ग्रेट गार्गी। और तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। कार के ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं बच गई हूँ कुत्ते। और अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, कानून के हवाले करके तब लूंगी तुझे। अरे, ये तो वही लड़की दीपा है जो सोनू बन गई है। इसकी तस्वीर अखबारों में छपी है। उसी क्षण, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर एंड मिसेस गार्गी ऑफ कंचन। मेरी बच्ची, सोनू, मम्मी, पापा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़िएगा मत। ये खूनी दरिंदे हैं, इन्हें फांसी से कम सजा ना होने पाए। इनके गुनाहों का सबूत मैं बनूंगी। मैं अदालत में गवाही दूंगी। और यह मुकदमा जब अखबारों की रौनक बना तो इसे पढ़कर लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। राज टाइम्स, अद्भुत मुकदमा, 7 वर्ष पूर्व हत्या की शिकार लड़की की गवाही दीपा सोनू बन गई। घटना के 7वें दिन अचानक सेठ दीदानाथ का बंगला एक चीख से गूंज उठा और हंगामा मच गया। अरे कोई संभालो, मेरी बच्ची सोनू। आनंद फानन में ही डॉक्टर वहां पहुंचा
उसके कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कौशिक, फिर प्राणनाथ टंडन और उनकी पत्नी। और जब दीपा को होश आया, मम्मी, डैडी, मेरी बच्ची। ओह दीपा, तू ठीक तो है? हाँ मम्मी, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये अंकल और आंटी कौन है? और इस प्रकार दीपा फिर दीपा बन चुकी थी। सोनू की अपने हत्यारों को सजा दिलवाने की अतृप्त कामना लिए ही उसे कुदरत ने एक नया रूप दिया था। हत्यारों को सजा मिल गई और टंडन परिवार को उनकी खोई दीपा। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके बाद एक और कहानी है जिसका नाम है खूनी कैनवस। इसके भी लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादन मनीष चंद्र गुप्त का है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को भी। अब बस भी करो पल्लवी, बैठे बैठे मेरी कमर आलू बुखारा बन गई है। ओ बस मोहित, ये फाइनल टच है। ये लो, तुम्हारा स्केच पूरा हो गया। उफ, कितनी मुश्किल से आज की छुट्टी तुम्हारे नाम करने का मौका मिला था, लेकिन तुमने आधा दिन तो स्केच बनाने में ही पूरा कर दिया। मेरी कमर। सॉरी डियर, लेकिन मेरी कई दिनों की इच्छा आज पूरी हो गई। चलो देखें कि तुम्हारी कलात्मक नज़रों में मैं कहाँ तक फिट बैठा हूँ। मोहित कैनवास के निकट पहुंचा और कैनवास पर निगाह पड़ते ही चौंक पड़ा वह। ये क्या पल्लवी, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या स्केच अच्छा नहीं बना? हैरान परेशान पल्लवी तुरंत कैनवास के निकट पहुंचती हुई बोली, क्या हुआ? ये देखो पल्लवी, चेहरे व आसपास की जगह पर तुमने लाल लाल खूनी धब्बे बना डाले। चेहरा भी ऐसा लग रहा है मानो किसी भारी वस्तु के नीचे आकर दबककर पिचक गया हो। उफ, कैनवास पर निगाह पड़ते ही पल्लवी की आंखें फैलती चली गई। मोहित, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। मैं तो तुम्हारी तस्वीर। बस बस, अब रहने दो और जल्दी से बाहर आओ, वरना फिल्म का समय भी निकल जाएगा। मैं स्कूटर बाहर निकालता हूँ कुछ ही देर बाद। मोहित, मेरा यकीन करो, मैंने कर लिया यकीन। मैं तुमसे दूसरा पोर्ट्रेट बनवा लूंगा। खुश? स्कूटर संभालो मोहित, सामने ट्रक है। ओह, बेहद फुर्ती के साथ मोहित के सामने से आते ट्रक से स्कूटर को टकराने से बचाया। ओह ओह, लेकिन दूसरा पर उसके लिए बेहद खतरनाक था। पीछे से आने वाले ट्रक की टक्कर से वह स्कूटर को ना बचा पाया और थाक। मोहित! ओह! मोहित की हौलनाक चीख ट्रक के पहियों के नीचे दम तोड़ती चली गई। उधर सड़क से टकराने के बाद पल्लवी का जिस्म कई जगह से रगड़ता चला गया और मोहित की दिल दहला देने वाली चीख ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अरे, मार डाला बेचारे को? नंबर नोट करो। मोहित, नहीं नहीं नहीं। पागलों के समान लोगों की भीड़ में रास्ता बनाती चीखती पल्लवी मोहित की लाश पर आकर गिर पड़ी और फपक फपक कर रोती हुई कहती चली गई, नहीं मोहित, इतने निर्दयी मत बनो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो मोहित। बेचारी। उसी क्षण पुलिस जीप का सायरन वहां गूंज उठा। दुर्घटना के एक माह पश्चात। टिक। ओ दीदी, ये क्या? आज फिर आप कमरे में अंधेरा करके बैठी थी? मुझे अकेला छोड़ दो गौरव, रोशनी में मेरा दम घुटता है। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ दीदी, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इस तरह दुखी व परेशान रहने से जीजा जी तो अब नहीं लौट सकते ना। तो फिर मैं क्या करूँ? उफ, ये भयानक दृश्य मेरी आंखों से नहीं हटता गौरव। अचानक विषय पलटता हुआ बोला गौरव, दीदी, आज तुम्हें मेरा एक पोर्ट्रेट बनाना है और देखो, मैं ना नहीं सुनूंगा। चलो उठो। मगर मगर गौरव। कोई अगर मगर नहीं, ये रहा ब्रश, ये रहा कैनवस और ये रहा तुम्हारा मॉडल यानी मैं। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। और कैनवस पर निगाह पड़ते ही पल्लवी की आंखें फैल गई। मोहित के शब्द उसके कानों में गूंज गए। ये तुमने क्या किया पल्लवी? चेहरे व आसपास की जगह पर तुमने लाल लाल खूनी धब्बे बना डाले हैं। चेहरा भी ऐसा लग रहा है मानो दबकर पिचक गया हो। उफ वो, अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। पल्लवी ने कैनवास पर नई ड्राइंग शीट चढ़ा दी। पल्लवी के हाथ में थमा ब्रश एक बार फिर कैनवास पर चल पड़ा। ठीक 2 घंटे पश्चात जब पल्लवी ने ब्रश हटाया तो दीदी, ये क्या? क्या हुआ? तुम्हारी कल्पना भी खूब है दीदी। तुम जानती हो कि मेरे पास एक साइकिल तक नहीं है और तुमने मुझे कार में बैठा दिया। दिखा दिया, बैठा हुआ दिखा दिया। हाँ हाँ, ये भी खूब रही। और ठीक इसी पल तूफान की तरह कमरे में विपिन ने प्रवेश किया। गौरव के दोस्त विपिन ने। गौरव गौरव! अरे विपिन, तू? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? हमारी लॉटरी लग गई है, पूरे 10 लाख की, यानी 50-50, 5-5 लाख के हम दोनों मालिक बन गए। ये देख। क्या सच? ओ दीदी, यू आर ग्रेट। तुम्हारा बनाया ये इसके सच हो गया दीदी। मैं सचमुच कार का मालिक बन गया। गौरव, मैं इस कैनवास पर मोहित की दर्दनाक मौत भी देख चुकी। ये देखो। कैनवास पर निगाह पड़ते ही इस बार उछल ही पड़ा वह। ओ माय गॉड, जीजा जी की मौत सिर पर से ट्रक का टायर गुजरने से हुई। उफ दीदी, ये सब क्या है? मैं नहीं जानती गौरव, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो रहा है। किसी का पोर्ट्रेट बनाते समय उसके भविष्य की घटनाएं कैनवास पर कैसे बन जाती हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या आज से पहले भी कभी ऐसा हुआ दीदी? नहीं, इस कैनवास पर यह दूसरा ही चित्र खींचा है मैंने। इसे पिछले महीने एक नीलामी में खरीदा था मैंने
और अब बारी है इस पुराने अंग्रेजी कैनवस की। बोली लगाइए साहिबान। 500 रुपए। 501, 502, 503। यह कैनवस आपका हुआ मैडम। सहसा रोमांचित सा हुआ विपिन बोला, आखिर ये किस्सा क्या है? दीदी, आप विपिन का पोर्ट्रेट तैयार कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कहीं कोई संयोग वाली बात तो नहीं है। और 3 बार कोई संयोग लगातार नहीं हो सकता। विपिन को मॉडल के रूप में बिठाकर पल्लवी कैनवस में तेजी के साथ ब्रश चलाने लगी। और जब पोर्ट्रेट पूरा हुआ, कमाल है दीदी, इस बार भी आपने वह नहीं बनाया जो सामने था। ये सब क्या है? मेरे सामने ये 2 लड़कियां क्यों बना दी आपने? और ये एक लड़की के जिसमें खून क्यों दिखाया है आपने? मैं नहीं जानती। अचानक उस देखते हुए विपिन के मुंह से विस्मय भरी चीख ही निकल गई। और ये क्या? तुमने मेरे इर्द गिर्द ये सलाखें क्यों दिखाई दी? विपिन, अब मुझे यकीन हो गया कि यह कैनवस एक भविष्य बताता है। यह बता रहा है कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? हाँ विपिन, मुझे लगता है कि इनमें से एक तुम्हारी बीवी है जिस पर मैंने खून के दाग बनाए हैं, और दूसरी लड़की, यही लड़की शायद मुसीबत की जड़ है। इस लड़की से जितना दूर हो सके हो जाओ। बकवास, मैं नहीं मानता इसे। मैं जा रहा हूं गौरव, मैं तुमसे शीघ्र ही मिलता हूं। विपिन सुनो, उफ, चला गया। उसे रोक लो गौरव, वरना तुम्हारे दोस्त की बाकी की जिंदगी शायद जेल के सीखचों के पीछे गुजरे। विपिन, विपिन! उफ, टैक्सी, चलो जल्दी। और उस दिन विपिन गौरव को सारा शहर छाल डालने पर भी नहीं मिला। आज विपिन को गायब हुए चौथा दिन। अरे, विपिन की तस्वीर समाचार पत्र में। समाचार पत्र पढ़ते ही उसकी आंखें फैलती चली गई। बीवी का हत्यारा विपिन अपनी प्रेमिका के साथ होटल में गिरफ्तार। उस कैनवस की तीसरी भविष्यवाणी भी सत्य हो गई। दीदी को बताना होगा। और जब वह पल्लवी के सामने पहुंचा, दीदी, ये तुमने क्या किया? कैनवस तोड़ डाला? हाँ गौरव, इसी खूनी कैनवस को तोड़ डालना ही मुझे श्रेयस्कर लगा, क्योंकि होनी को हम जानबूझकर भी रोक नहीं सकते, इसलिए भविष्य जानने की होड़ में क्यों पड़े रहे। और इस प्रकार एक विचित्र कैनवस की मौत हुई जो गौरव और पल्लवी के मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल छोड़ गया था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।